Hello students, how are you? Fine. Very good morning to all. आज हम लोग पढ़ेंगे EMF and internal resistance of a cell. EMF क्या है? EMF is electromotive force. इसका फुल फॉर्म होगा electromotive force. EMF is electromotive force. नाम तो है ये फोर्स, है ना? लेकिन ये फोर्स नहीं है इनफैक्ट, ठीक है क्या ये? एक्चुअली EMF डायरेक्ट इसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल इसे भी करते हैं। EMF इज वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, ठीक है? जैसे सेल देखे अपन, सेल ऐसा होता था, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें दो मेटल प्लेट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको एनोड बोलते थे, ये कैथोड है, ठीक है? तो यानी यहाँ ऑक्सीडेशन होता है एनोड, यहाँ रिडक्शन होता है कैथोड। ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते थे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? तो किसी भी चार्ज को, माने चार्ज Q को, है ना, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाएगा, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो उसको बोलते हैं EMF। What is EMF? EMF is defined as work done in moving the charge from one plate to another. कौन सा charge? In moving the unique positive charge from one plate to another, so that no current is being drawn. Current जब नहीं ले रहे हैं तो ये EMF उसका देगा, ठीक है? तो EMF एक्चुअली फोर्स नहीं है, है ना? फोर्स क्या करता है? जैसे अपन ने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स अपन ने जब इस पर लगाया तो ये ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा, है ना? ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा। फोर्स लगाया अपन ने, यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट चला गया, ठीक है? तो वैसा फोर्स ही नहीं है, बट ये भी चार्ज को सर्कुलेट कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, तभी चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाएगा। That's why the name is electromotive force. But in fact, it is not a force. ठीक है? क्या ये फोर्स है? No. Why the name so? ये बोला जैसे फोर्स करता है, ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है, उसी तरह ये क्या करता है? चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक ले जाता है, वन प्लेट टू अनदर प्लेट ले जाता है, ठीक है? In fact, it is work done in moving unique positive charge. If Q is equal to 1 coulomb, then E is equal to W. ये EMF of a cell, EMF is always associated with a cell, source से associated होता है, EMF of a source, है ना? जैसे सेल का, बैटरी का हो गया, या जनरेटर का, इसका EMF होता है। EMF Q is equal to 1 coulomb, then E is equal to W. That is, EMF of a cell is defined as work done in moving unique positive charge from one plate to another, so that no current is being drawn. So that no current is being drawn. कोई करंट नहीं ले रहे तब, ठीक है? EMF की SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ EMF, ठीक है? W by Q, EMF is W upon Q, joule per coulomb, and 1 joule per coulomb is equal to 1 volt. ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट थी, है ना? वही EMF की भी यूनिट है। इनफैक्ट अपन देखेंगे आगे, इसको और अनदर वे में डिफाइन करेंगे। तो दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? मैं बता दूंगा। नाउ सेकंड वन है इंटरनल, हाँ, इसका यदि डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहे तो वो भी तो निकाल सकते हैं, है ना? वेरी सिंपल, EMF इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन का ml स्क्वायर T माइनस 2, चार्ज का करंट इनटू टाइम, I इक्वल टू Q by T, Q इक्वल टू I T। क्लियर? यहाँ से अपन लिख सकते हैं m l स्क्वायर T माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है? m l स्क्वायर T माइनस 2 वर्क डन का है, चार्ज का a T, तो गया m l स्क्वायर T माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है? ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। आया समझ में? चलिए फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इट इज अपोजिशन। जैसा कि मैंने कंडक्टर के केस में देखा था, कंडक्टर में कंडक्टर है, उससे अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो अपोजिशन इज प्रोड्यूस्ड। क्यों अपोजिशन होता है?
क्योंकि जब फ्लो हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मेटल के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और एज वेल एज मेटल से भी टकराते हैं, जिसके कारण अपोजिशन होता है। ठीक है, उसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, तो सेल अभी हमने बनाया था यूं, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोड हैं, प्लस माइनस, एनोड कैथोड, तो अब इसके अंदर क्या है, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, कैटायन, एनायन, ठीक है। तो ये आयंस जब मूव करेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो उसमें अपोजिशन होगा, यानी उसमें बाधा उत्पन्न होगी, हिंड्रेंस होगा, ऑब्स्टेकल आएगा टू द फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दैट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। इसको मैंने इलेक्ट्रोड बोला था, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ये अपोजिशन ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के फ्लो को अपोज करते हैं, है ना, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखा, स्मॉल आर यदि 0 है तो वो सेल कहलाता है आइडियल सेल, आइडियल सेल, आदर्श सेल हो गया। जैसे आइडियल टीचर होता है, जो मैंने आइडियल स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं कह रहा, आइडियल स्टूडेंट है ना, ये सर आइडियल है ना, अपने आइडियल्स होते हैं समूह के आदर्श, जैसे मेरे आदर्श हैं, उन्हें पता ही होगा हमारे स्टूडेंट को, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उसी तरह तेरा आदर्श हो सकता है। तो चलिए, आइडियल सेल वह है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। जैसे हम सेल खरीद के लाते हैं तो 1.5 वोल्ट लिखा होता है, वो उसका ईएमएफ है ना, और नया सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है, और जैसे जैसे यूज करते हैं सेल को उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, फाइनली इतना बढ़ जाता है कि वो काम नहीं करता सेल, तो अपन कहते हैं सेल डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की यूनिट भी वही होगी ओम, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, स्टूडियो टाइप क्वेश्चन इसको बोलते हैं, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एफक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का डिपेंड करता है। वहां जैसे मैंने देखा R is directly proportional to this, यहाँ स्मॉल r से लिखे तो ज्यादा अच्छा है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बट ये L क्या है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ये जो हमने बनाया था, बार-बार बनाना पड़ रहा है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बीच का सेपरेशन है L, तो जाहिर है लाजमी है ये सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच सेपरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा आयंस को मूव करने में दिक्कतें आएंगी, नहीं उतनी ही दुश्वारियां आएंगी उसकी राह में, ठीक है। राहों की दुश्वारियों का तुझे क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पाँव के छाले नहीं रहे, एक शायरी याद आ गई, राहों की दुश्वारियों का तुझे क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पाँव के छाले नहीं रहे। चलिए इसी में मेहनत करते रहिए, आपके भी छाले नहीं रहे। तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया किसका, इलेक्ट्रोड का, वेयर इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड का वह एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एरिया है इसके अंदर उतना कम रेजिस्टेंस होगा। And also directly proportional to concentration, जितना ज्यादा कॉम्प होगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा हिंड्रेंस होगा, उतना ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी आयंस को मूव करने में, तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेंपरेचर पर भी डिपेंड करता है, टेंपरेचर इनफैक्ट यदि बढ़ेगा, टेंपरेचर सॉल्यूशन का बढ़ेगा, ये डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा पतला हो गया तो आयंस फ्रीली मूव करेंगे, तो टेंपरेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ऐसे अपन ने देखा था रेजिस्टेंस के केस में,
इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, नेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर, ठीक है, नेचर एंड सिग्नेचर भी बदलता नहीं है इंसान का, उसी तरह ये भी नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे आग डिपेंड करता था नेचर पर, है ना। तो नेचर ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स and electrolyte. So separation between them, area of electrode, concentration, temperature and nature of electrolytes and electrodes, इस पर internal resistance depend करता है। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया। चलिए अब आगे डेवलपमेंट करते हैं। इंटरनल सेल को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेल ये प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस को यूं रिप्रेजेंट करते हैं, यूं ले लिया अपन ने आर रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का ईएमएफ मान लो ई है और इसको डॉटेड लाइन से अपन कभी भी देखते हैं ऐसा सिंबल भी मिलता है। इसका मतलब हुआ कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, क्योंकि अगर अपन ने सेल दिया तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये ईएमएफ है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, इसे ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। अब एक सेल दिया अपन ने, है ना, उसको किसी बल्ब से जोड़ दिया, रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया, तो करंट का फ्लो यूं होगा, मान लो ये आई करंट भेज रहा है, आई करंट यहां है, यहां भी आई करंट इन है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ्स केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, है ना। मान लो यहां से अपन ने स्टार्ट किया, चलो अपन ऐसे चल रहे हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाएंगे तो सेम रिजल्ट देगा, इट डजंट मैटर। चलिए अपन इस रास्ते आ रहे हैं, यू आए यू आई इनटू आर माइनस आई आर, माइनस क्यों, अपन जिस डायरेक्शन में डिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में करंट है तो नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पकड़ा है अपन ने किरचॉफ्स लॉ, फिर इधर जा रहे हैं अपन उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लूप भी उसी डायरेक्शन में डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगेन माइनस ऑफ आई आर, नेगेटिव टर्मिनल को एनकाउंटर कर रहे हैं तो प्लस बराबर जी फ्रॉम हियर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है। So taking IR that side प्लस हो जाएगा, I कॉमन ले लो तो हो गया R plus R, that is from here what is I is equal to E upon R plus R, ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, ये I क्या है, ये करंट है drawn by the cell, that is given by E upon R plus R, ये जो R है इसके साथ दिख रहा है क्या, क्रॉस है, पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, सीरीज में, क्या है सीरीज में, जो करंट इससे आई फ्लो हो रहा है वही करंट इससे भी फ्लो हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन इन सीरीज विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है, तो आई बराबर निकल गया दिस बाय दिस। ठीक है, सिंपली भी अपन निकाल सकते थे, आई कितना हो गया, ओम्स लॉ लगाओ, डी बाय आर, तो डी तो यही की है अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। ठीक है, तो शायद ये क्यों किया, ये मैंने केवीएल लगाया, केवीएल लगा के भी इसको हमने डिराइव कर दिया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनका। ठीक है, यहीं से सारे स्टार्ट, तो मैंने केवीएल लगाया इसमें और ये फार्मूला डिराइव किया, ये वन कैन आल्सो डिराइव इट बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ये कौन था, तो आई ये निकल गया। क्लियर, चलिए अब इसमें एक और बात होती है, करंट निकाला एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ तो ये है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, इस दो टर्मिनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये है ना, इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करें, तो मान लो कोई सा दो पॉइंट, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, अब केवीएल लगाएंगे, फिर
किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। ठीक है, कैसे निकालते थे? तो VA लिखेंगे, A पर पोटेंशियल VA। ठीक है, कौन सा सेल इन्वर्टर किया? प्लस वाला, तो माइनस साइन होगा, माइनस ऑफ E। ठीक है, फिर यहाँ पर आया तो करंट इस डायरेक्शन में है, अगर तो किधर जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, अपोजिट है। अगर जा रहे हैं किस डायरेक्शन में? A B के बीच निकालना है ना, यूं जा रहा है ऐसे, है ना। अब करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन भी सेम है, ये अपोजिट है, अपोजिट है। अपन जा रहे हैं A से B की ओर, टुवर्ड्स राइट, है ना, और करंट कैसे जा रहा है? यूं 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 इस डायरेक्शन, तो अपोजिट हो गया, तो प्लस हो जाएगा, प्लस I करंट वाला इनटू R, बराबर क्या होगा? VB। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। ये दो टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया? दो क्वांटिटी याद बार बार चाहिए, याद किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अपने केवीएल लगाया, VA ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये मत फिर इधर, मतलब इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है, हां, प्लस I R होगा, I इनटू R, I करंट है, I इनटू R इज इक्वल टू V की, ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से निकल गया VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR, और इसी VB को V बदल दिया, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, V is equal to E minus IR. Terminal potential difference. Potential difference between the terminals of a cell is given by V equal to E minus IR. ठीक है? ये भी बड़ा important relation है। तो यहाँ से अगर देखें तो जब current draw कर रहे हैं अपन, तो if current is not being drawn, दिख रहा होगा यहाँ तक, if I is equal to 0, देखो, if I is equal to 0, then it will imply V is equal to E, ये फॉर्मूला है। if I is 0, V is equal to E, यहाँ से EMF को डिफाइन करने का एक वे मिलता है। तो वे क्या है? EMF of a cell is defined as the potential difference between the terminals of a cell when no current is being drawn. When no current is being drawn, when the current through the circuit is 0. ठीक है, अगर यहाँ मान लो हमने ये रेजिस्टेंस R इंफिनिटी हो जाए, ये R इनफिनिट रेजिस्टेंस लगा दिया अपन ने, तो करंट का फ्लो नहीं होगा, ये ओपन सर्किट हो गया। तो उस केस में EMF क्या होगा? V के बराबर होगा। तो ये एक वे देता है अपने को EMF को डिफाइन करने का। EMF of a cell is defined as the terminal potential difference. ठीक है, that is across voltage across the terminals of a cell when no current is being drawn. This is equal to this in open circuit. Open circuit, circuit open है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये डेफिनेशन है। अब लगे हाथों पर और कुछ देख लेते हैं। V को कैसे रिप्रेजेंट करें? एक रिलेशन हो गया, उसको मैं ये लिख देता हूँ। सारे रिलेशन अभी तक अपन ने जितने डिराइव किए वो क्या था? एक तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V इक्वल टू E माइनस IR, also I is equal to E upon R plus R, ये दो अपन ने डिराइव। ठीक है, अब यहाँ से यदि स्टार्ट करते हैं, V is equal to E minus IR, E minus I का वैल्यू रखो, E by R plus R, E upon R plus R, I into R, इसको थोड़ा सॉल्व करें, ये हो गया ER plus ER minus ER अपॉन R plus R, एक ER तो कैंसिल हो गया, ये हो गया ER अपॉन R plus R, ER ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये हो गया ER plus ER माइनस ER प्लस माइनस कैंसिल, ER अपॉन R plus R, दिस इज V। तो V को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, V को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? और अपन ने एक रिलेशन देखा V इक्वल टू E माइनस IR, है ना, और एक रिलेशन अपन इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो जो बढ़ेगा, वोल्टेज
एग्जाम में ग्राफ ग्राफ पूछते हैं, चलिए इसको मैं ग्राफ कर देता हूं। ग्राफ बिटवीन v एंड i बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बोर्ड एग्जाम के लिए इनफैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। v एंड i का ग्राफ, v along y axis, i along x, ठीक है। ग्राफ बिटवीन v एंड i, i है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट, i जो जो इंक्रीज होगा इधर आ रहा है इंक्रीज होगा, है ना, जो जो ये इंक्रीज होगा i ir इंक्रीज होगा, v डिक्रीज होगा, है ना। इनफैक्ट शुरू में यहां पे ओरिजिन पे i 0 है, जब i 0 होगा, if i is 0 then i अगर 0 हो गया, i अगर 0 हो गया, 0 हो गया तो v is equal to e होगा, v is equal to e, ठीक है। यहाँ पर i 0 है, i 0 है तो v का वैल्यू क्या हो गया, देखिए ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब आएंगे अपन मान लो यहाँ पर x एक्सिस पर इसका वैल्यू 0, यहाँ पर v का वैल्यू 0 होगा, v 0, if v is equal to 0, e is equal to e minus ir 0, e minus ir 0, that is e is equal to ir, that is r is equal to e upon i, ठीक है। अलग अलग कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, यानी करेगा तो जो i 0 है तो v बराबर e, और जब v 0 है यहाँ आ गए तो v 0 है तो e बराबर i r बराबर d, तो जो जो i का वैल्यू बढ़ेगा v घटेगा, लीनियरली घटेगा, लीनियर फैशन में ग्राफ कुछ, ठीक है। ये ग्राफ है v एंड i के बीच में। इस केस में सेल, कोई सेल है जिसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो सेल के केस में तो V और I के बीच का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, V I ग्राफ। और क्वेश्चन में ये पूछते हैं कभी-कभी कि हाउ टू फाइंड द ईएमएफ बाय यूजिंग V I ग्राफ। प्लॉट द V I ग्राफ इन अ पर्टिकुलर केस, या इन द केस व्हेन योर सेल हैविंग ईएमएफ E and internal resistance R is connected across external resistance R, तो ये ग्राफ होगा V एंड I का, है समझ में, V एंड I का ग्राफ ये होगा, ठीक है। एंड हाउ टू कैलकुलेट द EMF, यहां से देखो EMF ये एक्चुअली क्या है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट, EMF कैन बी obtained by obtaining the intercept on y axis, and how to find internal resistance by using this graph। internal resistance कितना निकला, E by I, ये कौन है, that is with the help of slope, slope of this graph and theta p by b, slope of this graph will give you the value of internal resistance and intercept on y axis will give you the value of EMF, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मान लो दे दिया तुमको कि चलो भाई EMF कितना है, 3 से 3 में है, EMF 6 वोल्ट है ना, और ये I का वैल्यू दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, EMF ऑफ ईच सेल निकालना है, लाइक दैट, है ना। ये सब अपन क्वेश्चन जब करेंगे तो और फिर वहां पे देखेंगे, बट ऐसे एप्लीकेशन आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं बताना चाहता हूं, कभी-कभी ऐसे ग्राफ आते हैं V एंड इसके, ये क्या वही केस है, ये ड्रा कर रहा हूं सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस EMF E और एक्सटर्नल रेजिस्टर R, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है I करंट फ्लो में, यही सिचुएशन है, ठीक है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो कहेगा कि ग्राफ बिटवीन V एंड R, ग्राफ V versus R, draw the V versus R graph, V versus R graph, V versus R graph ड्रॉ करना है। तो कोई कहेगा वेरी सिंपल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, V बराबर I into R, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो कैसा ग्राफ आएगा, वो आएगा, है ना। V ले लिया तुमने, ये R है, V इक्वल टू IR होता है, R बढ़ता जाएगा तो V बढ़ता है, बट अनफॉर्चूनेटली दिस इज रॉन्ग, अनफॉर्चूनेटली क्या है ये रॉन्ग है, नो, ठीक है, तो ये गलत है, सही है, ये क्या है, सही नहीं है, गलत है, ठीक है। नाउ यहां से ग्राफ ओपन करेंगे, ये देखो फार्मूला अपन निकाल चुके हैं, V इज इक्वल टू ये लिखता हूं ER अपॉन दिस, E अपॉन ये ER है, नीचे भी R कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 प्लस R बाय R, 1 प्लस R बाय R, दिख रहा है, थोड़ा छोटा लिखा, ER अपॉन R टेकिंग कॉमन 1 प्लस R बाय R,
R cancel, then V is equal to E upon 1 plus R upon R. ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा V इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस R। अब ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अगर V R का ग्राफ पूछा तो ऐसा नहीं होगा। कौन सा केस है? इंडिविजुअल केस। इंडिविजुअल केस ये है जो सेल है जिसका ईएमएफ E है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, आई करंट फ्लो हो रहा है, R एक्सटर्नल रेसिस्टर से जोड़ दिया, ठीक है। तो V एंड R के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेसिस्टर के बीच का ग्राफ प्लॉट करना। यहां से करेंगे, R जब 0 होगा तो 1/0 इंफिनिटी, ठीक है, 1 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी 0। तो ग्राफ का नेचर यूं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। V इधर जा रहा है, यहाँ बहुत लोग गलतियां करते हैं, इनफैक्ट ब्लंडर कर देते हैं, ये ग्राफ बना देते हैं जो कि गलत है। चलिए 0 था तो 0 हो गया, R जब 0 था, R बढ़ेगा, R स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, R जब इंक्रीज होगा तो ये पूरा फैक्टर डिक्रीज होगा, तो 1 प्लस समथिंग डिक्रीज होगा, तो V इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ठीक है। फिर जब R बहुत ज्यादा हो जाएगा, R इंफिनिटी हो जाएगा, R इंफिनिटी हो गया बहुत ज्यादा, तो 1/इंफिनिटी 0, तो V बराबर E हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, लाइक दैट। और ये जो वैल्यू है ये E है, दिस इज नथिंग बट E। ये ग्राफ है V वर्सेस R का, V वर्सेस R का ये ग्राफ है, ठीक है। उसके पहले अपने को ये रिलेशन यहां से लाना पड़ेगा, V इक्वल टू दिस मच, यहां R अपने कॉमन ले लिया। अब देखो V और R के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये नेचर आएगा, मतलब बढ़ता जाएगा फिर सैचुरेट होगा, आया समझ में, ठीक है। वो जो V है वो E के बराबर हो जाएगा, है ना। ये रिलेशन अपने को पहले कास्ट करना पड़ेगा। रिलेशन डिफरेंटली भी हम ला सकते थे, यहां माइनस प्लस करके लाया, सिंपली जो V होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, V इक्वल टू I R, और I का वैल्यू रख देना था, I इक्वल टू दिस मच E बाय R प्लस R इनटू R। ये तो किया है, E इक्वल टू I R, है ना, I इनटू R, दिस E R बाय R प्लस R, वही हो जाएगा। फिर R कॉमन लो, ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये ग्राफ आते हैं और इसमें प्राय लड़के लड़कियां यानी स्टूडेंट्स गलती करते हैं जो तुझे नहीं करना, ठीक है। अब चलिए और लगे हम तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। कोई सा रिलेशन मैंने मान लो देखो, वी हैव क्या है अपने पास सब कुछ जमा है। चलिए E इज वी हैव, पहले ये रिलेशन लिखते हैं, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस I। नाउ I R प्लस I R इज इक्वल टू E, ठीक है, क्लियर। अरे हम ये रिलेशन लिया हमने, E इज इक्वल टू I R प्लस I R। इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को निकालना है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये फार्मूला निकालना है ना। ये हो गया I R, कौन सा केस है, इतनी बार रीड्रॉ करूंगा मैं, प्लस माइनस EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसको यही सवाल छोड़ दूंगा, चलो बता दिए। एक्सटर्नल रेजिस्टर R, करंट I, ये तो सेल का पार्ट है, करंट I फ्लो हो रहा है, B टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या होगा, I R के बराबर होगा, यहाँ I फ्लो हो रहा है, I करंट के लिए I into R, I R ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसके क्रॉस वही होगा, ठीक है, जो इसके क्रॉस होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों पैरेलल में है ना। तो I R ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी V इसको लिख सकते हैं I R S प्लस V इज इक्वल टू E। यहाँ से अपन लिख सकते हैं I R इज इक्वल टू E माइनस V, क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, सही है। अब यहाँ से अपन R लिख सकते हैं, है ना, R के लिए एक्सप्रेशन तो ऊपर वाला निकाल लेता हूँ, जगह तो इतनी सी है बोर्ड पे। यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर E माइनस V अपॉन I, E माइनस V अपॉन I, एंड व्हाट इज I, यहाँ करंट कितना होगा, ये था V बराबर IR, V इक्वल टू IR, यहाँ से I इक्वल टू V अपॉन R, E माइनस V अपॉन I इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R
सिंप्लीफाई करो तो R इज इक्वल टू कर लिया होगा इतने में E अपॉन V माइनस 1 into R. This is the relation. Internal resistance R is given by R equal to E upon V minus 1 into R. R external resistance है, E EMF है, V terminal potential difference है, R इसका internal resistance. तो internal resistance के लिए ये फार्मूला है. कुल मिलाकर तीन फार्मूले हो गए. R is equal to E upon V minus 1 into R. V equal to E minus IR. I equal to this much internal resistance. R is equal to this much E by V minus 1 into R. ठीक है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. और यहाँ से अगर अपन एक फैक्ट देखें तो क्या कहेंगे, दिस इज द फार्मूला, बट दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग यानी जब करंट ले रहे हैं, जैसे ये केस है, जब करंट का डायरेक्शन यूं है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है करंट यूं, तो उस केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल है. लेकिन यदि करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता, जैसे चार्जिंग के केस में होता है, ये सेल है, इसका ईएमएफ भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसके क्रॉस अपन ने एक सेल लगाया यूं, ठीक है, और ये चार्जिंग वाला सेल है, इसका ईएमएफ इससे बहुत ज्यादा है, E डैश इज ग्रेटर देन E. तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, यूं जाएगा. अब ये सेल के अंदर करंट यूं जा रहा है, ठीक है, I यूं जा रहा है. यहाँ क्या था, ये डिस्चार्जिंग का केस है, इसमें करंट यूं निकल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव. और इस केस में देखो, जब चार्ज करते हैं अपन पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को नेगेटिव. ये बैटरी है जो चार्ज हो रहा है, बैटरी व्हिच इज बीइंग चार्ज. यहाँ से चार्ज करते हैं, करंट का यूं डायरेक्शन होगा, है ना. तो यहाँ I का डायरेक्शन माइनस I होगा, तो V बराबर E प्लस IR. ये फार्मूला होगा तब चार्जिंग के केस में एप्लीकेबल है. चार्जिंग के केस माइंड इट, V equal to E minus IR. When is it applicable? Discharging के केस में, whenever current is being drawn. और V equal to E plus IR, charging. Whenever battery is being charged. ये बैटरी चार्ज हो रहा है, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है, ईएमएफ से ज्यादा होता है. ये बराबर क्या हो गया, E plus IR. तो ईएमएफ से ज्यादा होता है. इस केस में क्या होगा, V is greater than E. ठीक है, इस केस में I का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो घटेगा ये क्वांटिटी, तो V will be less than E. चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में V will be greater than E. और जब करंट नहीं ले रहा है, I equal to 0 ओपन सर्किट, तो V बराबर E. तो अपन ये नहीं कह सकते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन E. It may be less than, may be greater than E, और may be equal to E, depending upon the situation. ठीक है, तो ये था रिलेशन, ये अपन ने डिराइव किया, फार्मूला वगैरह, है ना. ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है. वैसे हर किसी को समझना जरूरी है, पढ़ने का जहाँ तक है तो हर चीज समझना जरूरी है ना. मान लो ये फार्मूला है अपने पास, दिस, ठीक है, I is equal to E upon R plus R. This is the formula. यार है कोई एक न्यूमेरिकल सिंपल सा बना लेते हैं, है ना. मान लो if ये दिया हुआ है R is equal to कोई मान लो 4 ओम, small r is 1 ओम, ये शेर साहब के and EMF ये 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है. What will be I क्या होगा, I निकल जाएगा, सिंपली फार्मूले में पुट करो, I equal to E upon R plus R. E 10 दिया हुआ है, R 4 plus 1 हो गया 2 एम्पीयर. ठीक है, अब यदि रेजिस्टेंस को डबल कर दें, R dash equal to 2R, डबल करेंगे तो करंट क्या हाफ हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हाफ है ना. बट जनरल आंसर क्या होता है, यदि रेजिस्टेंस डबल कर दिया, मान लो कि अपन ने ले लिया R is equal to 8 ओम, डबल कर दिया, और ये R तो 1 ओम है, EMF 10 वोल्ट है, अब I कितना होगा देख लो,
10 दिया हुआ था अपॉन 8 प्लस 1 9 दैट इज 1.11 या एम्पियर करंट है ना। अब देखो रेजिस्टेंस को यदि अपन ने डबल किया, पहले वोल्ट था, अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम था, ईएमएफ 10 वोल्ट था। अब अपन ने क्या किया, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, वोल्ट की जगह 8 ओम, आर वही है, ईएमएफ वही है, तो आई क्या हो गया, आई डैश इन फैक्ट 1.1। तो आर को जब डबल किया तो करंट हाफ नहीं होता है, इसका हाफ कितना होता है, 2 का हाफ 1 से थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो एक तो ये देखा अपन ने, दूसरा इस फार्मूले पर और देख सकते हैं, कभी ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड वगैरह में तो आते ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही हैं, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन कि मान लो कि R दिया हुआ है कितना, R इज इक्वल टू 10 ओम, तो जो करंट मिल रहा है वो है 2 एम्पीयर, करंट है 2 एम्पीयर, ठीक है। हाउ मच, इफ R इक्वल टू 10 ओम, R जब 10 ओम है तो करंट मिल रहा है 2 एम्पीयर। इफ R हो जाता है 20 ओम देन करंट हो जाता है 1.2 एम्पीयर, एम्पीयर थोड़ा यूनिट दूर है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, क्योंकि ईएमएफ या R वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इस पर डिपेंड नहीं करता, तो यहां से अपन ये दोनों वेरिएबल निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए अपने पास ये फार्मूला है, इसका यूज किया, आई कितना दिया 2 एम्पीयर फर्स्ट केस में, तो 2 इज इक्वल टू, तुम ये सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है, ई दिया हुआ नहीं है अपॉन r प्लस r, ठीक है, स्मॉल r भी नहीं दिया हुआ है बट कैपिटल R है 10, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ दूसरे केस में r जब 20 है i 1.2 है, 1.2 इज इक्वल टू ईएमएफ ई जो पता नहीं है r प्लस, अब r कितना हो गया 20, r हो गया 20, ठीक है। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, क्लियर, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। r इक्वल टू 10 ओम था तो i इतना था, i इतना, r इक्वल टू 10 ओम, r इक्वल टू 20 ओम हो गया तो करंट 1.2 है, एंड द वैल्यू ऑफ E and R, we have 2 unknowns, कितने unknowns हैं, 2 unknowns, 2 इक्वेशन सफिशिएंट है, कोई ना इंसाफी नहीं है। पहले से देखें तो सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू 2r प्लस 20, और सेकंड से करें तो E इज इक्वल टू 1.2r प्लस 224, ठीक है, 12 into 2, ये दोनों E है, दोनों को इक्वेट कर दो, यानी 2r प्लस 20 मस्ट बी इक्वल टू 1.2r प्लस 24, यहाँ से सॉल्व कर लो, 2r में 1.2 आ गया 0.8r इज इक्वल टू 4, देन r इज इक्वल टू 4 अपॉन 0.8 5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल गया 5 ओम। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, मैं कमेंट नहीं कर रहा वाकई, ठीक है, अपने आप को पहचानो। तो ये सवाल आने का बहुत सिंपल, यहाँ पे अपन ने केवल मैनिपुलेशन किया और किसी एक में वैल्यू रख दो तो ईएमएफ निकल जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू 2r प्लस 20, इसमें 2r प्लस 20, r कितना निकला, r देख लो 5 ओम, 5 का वैल्यू रख दो, 2 5 क्या 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 वोल्ट, तो ईएमएफ भी निकल गया। ये किसी में रख देते, इसमें रख दे 1.2, ऐसा नहीं खाया इसमें भी रखते हैं, है कि नहीं, 1.2 into r 5 है तो 6 हो गया, 6 प्लस 24 30, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ 1 2 3 4 में दो अपने को निकालना है, दो कंडीशन दिया था, दो इक्वेशन बन गया, 2 unknown r and e, 2 इक्वेशन, और आगे तो तुझे बहुत पता है, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अपन क्या कर रहे हैं, हर एक टॉपिक के अंदर जो छोटे छोटे जो सेक्शन है उसको अपन थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कांसेप्ट क्लियर हो, बहुत क्लियर हो, हमारे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, अपना मकसद तो यही है। फिर आगे अपन देखेंगे अगले क्लास में किरचॉफ लॉ पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या आगे बढ़ेंगे, एज यू विश, हमें बता देना। हाँ, थैंक यू, गुड डे।